क्या आप जानते हैं कि बाइक और कार में सीसी का क्या मतलब होता है, या फिर ये कि किस तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? नहीं तो ये तो जानते ही होंगे कि फैक्ट्रियों की छत पर गोल गोल घूमने वाली चीज क्या है। अगर नहीं जानते तो बने रहिए फैक्ट टैक इन हिंदी के साथ इन मजेदार जानकारियों के लिए। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बाइक में 100 सीसी 150 सीसी क्या होते हैं? हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। सभी गाड़ियों में अंतर्दहन इंजन लगा होता है। इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन भी कहते हैं। अंतर्दहन इंजन का मतलब होता है ईंधन और हवा को सही मात्रा में मिलाकर एक चैम्बर में पहुंचाना, और वहां ईंधन का एक छोटा सा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो शक्ति गाड़ी के पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती है। इंजन के आकार पर ही इस पिस्टन का भी आकार निर्भर करता है, और इस पिस्टन के आकार पर सभी गाड़ियों की शक्ति निर्भर करती है। यही पिस्टन का जो घेरा है, जो गोलाई है, उसे मापने की इकाई को सीसी कहते हैं, और सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हीरो स्प्लेंडर बाइक 100 सीसी की है, लेकिन वास्तव में इसके पिस्टन की गोलाई का आकार 97.2 सीसी है, और ये पिस्टन जब फ्यूल के विस्फोट से ऊपर नीचे होकर जो फोर्स पैदा करता है वो फोर्स बीएचपी में नापा जाता है। मतलब 97.2 सीसी के आकार का इंजन 8.24 बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। किसी किसी गाड़ी में 2 या 4 पिस्टन भी होते हैं। इससे उसके इंजन का आकार और सीसी भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी में 4 पिस्टन है तो उसका सीसी होगा 97.2 गुना 4 बराबर 388.8, लेकिन कंपनी इसे 400 सीसी का इंजन बताएगी। क्यों बताएंगी, ये बात की बात है। तो सीधे तौर पर यह समझिए सीसी किसी गाड़ी के इंजन का आकार है और बीएचपी उसकी ताकत। अब सीसी का मतलब समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 2, बादलों से मछलियों की बारिश होने का वैज्ञानिक कारण क्या है? जी हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है कि बादलों से मछलियां गिरी हो, और मछलियां ही क्यों, मेंढकों की बारिश भी काफी बार हो चुकी है। लेकिन ये बड़ा ही सामान्य है। साल भर में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है। बारिश आसमान से होती है और मछलियां आसमान से ही गिरती हैं, और इसका सीधा सा तर्क हुआ कि मछलियां आसमान में किसी न किसी तरह तो आ ही जाती हैं और फिर वहीं से बारिश के रूप में गिरती हैं। लेकिन क्या मछलियां आसमान में मंडराते बादलों में पैदा हुई? ऐसा संभव नहीं है। मछलियां आसमान में पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि बादलों में जल लिक्विड के रूप में नहीं होता, बल्कि जल वाष्प के रूप में होता है। आम भाषा में कहूँ तो भाप के रूप में। और मछलियां भाप में नहीं रह सकती, इन्हें सांस लेने के लिए तरल जल चाहिए होता है। तो मछलियां ऊपर आई कैसे? इसका बड़ा सीधा सा कारण है चक्रीय हवा या छोटा सा चक्रीय तूफान। असल में होता क्या है कि जब हवा गोल गोल घूमती है और चक्रवात बनाती है, ये चक्रवात कुछ इस तरह का दिखता है। चक्रवात के केंद्र में हवा की तेज गति होने के कारण बार्नौली प्रमेय के अनुसार दबाव बहुत कम हो जाता है और एक निर्वात सा बन जाता है। निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां हवा नहीं होती, और हवा न होने के कारण निर्वात की वजह से जल ऊपर आसमान की ओर चढ़ने लगता है। अगर पानी गहराई का हो तो चक्रवर्ती निर्वात पानी में मौजूद हर चीज को, चाहे वो मछली हो, मेंढक हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, पानी के साथ ही ऊपर खींच लेता है और उन्हें तब तक गोल गोल घुमाता रहता है जब तक ये चक्रवात धरती को न छू ले। धरती को छूते ये चक्रवात कमजोर पड़ने लगता है और इसमें मौजूद चीजें बारिश के रूप में धरती पर गिर जाती है, और हमें ऐसा लगता है इंद्रदेव खुश होकर मछलियों की बारिश कर रहे हैं। अगर आप गौर से विश्लेषण करें तो पाएंगे ऐसी घटना उन क्षेत्रों से हुई है जो समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्र ही चक्रवात के प्रभाव में आ पाते हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि छोटे चक्रवात तो अपने साथ मछलियां ही उठाकर लाते हैं, पर बड़े चक्रवात इतने भयानक होते हैं कि वो बड़े बड़े जहाजों को भी समुद्र में पलट देते हैं। फैक्ट नंबर 3, मोटरसाइकिल की डिस्क प्लेट में छेद क्यों होते हैं? दरअसल मोटरसाइकिल में कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण छेद करना जरूरी होता है। पहले थोड़ा ध्यान से समझिए। ये है ब्रेक पैड और ये है ब्रेक डिस्क। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल का ब्रेक डिस्क काफी पतला होता है और कम वजन का होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तब ब्रेक पैड और ब्रेक प्लेट के बीच रगड़ यानी घर्षण पैदा होता है, और इस रगड़ से काफी हीट यानी ऊष्मा पैदा होती है। मोटरसाइकिल के डिस्क प्लेट काफी हल्की होती है, जिसके कारण ब्रेक डिस्क हीट को अपने अंदर समा नहीं पाती, जिसके कारण मोटरसाइकिल के छेदों से ब्रेक डिस्क की हीट यानी ऊष्मा को निकलने का रास्ता दिया जाता है। मतलब सीधा सा है, छेद करके ब्रेक डिस्क की प्लेट को फैलने का मार्ग दिया जाता है। लेकिन ऊपर हीट ना निकल पाए तो उससे ब्रेक डिस्क का आकार बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है।
और ब्रेक लगने पर प्लेट का टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेकिंग पावर घट जाएगी। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगले पहिए के ब्रेक डिस्क में पिछले के मुकाबले ज्यादा छेद होते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग के समय अगले पहिए पर ज्यादा जोर आता है। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट्रियों की छत पर गोल गोल घूमने वाली चीज क्या है और वो किस काम आती है? इन्हें रूफ एक्सट्रैक्टर कहते हैं। इनका काम फैक्ट्री की गर्म हवाओं को बाहर निकालना होता है। दरअसल फैक्ट्रियों में मशीनें चलने के कारण गर्मी उत्पन्न होती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और इस गर्मी और कारखानों में पैदा होने वाली बदबू को निकालने के लिए रूफ एक्सट्रैक्टर लगाए जाते हैं। इनमें मैकेनिकल ब्लोअर और ब्लास्टर फिट किया जाता है, जो वातावरण से ताजी हवा को अंदर खींचता है और अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालता है। फैक्ट नंबर 5, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? क्या आप जानते हैं दुनिया के लगभग सभी देशों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व सरकारी दिवसों की शुरुआत पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है? आप शायद ही जानते हो कि तोपों को चलाने का इतिहास मध्यकाल की शताब्दियों से शुरू हुआ, पर हैरानी की बात तो यह है कि उस समय केवल सेनाएं ही नहीं, व्यापारी भी तोपें चलाते थे। पहली बार 14वीं शताब्दी में तोपों को चलाने की परंपरा उस समय शुरू हुई जब कोई सेना समुद्री रास्ते से दूसरे देश जाती थी और जब वो तट पर पहुंचते थे तो तोपों के फायर करके बताते थे कि उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। जब व्यापारियों ने सेनाओं की इस परंपरा को देखा तो उन्होंने भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के दौरान तोपों को चलाने का काम शुरू कर दिया था। परंपरा ये हो गई कि जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे देश पहुंचता या सेना किसी अन्य देश के तट पर पहुंचती तो तोपों को फायर करके ये संदेश दिया जाता था कि वो लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। उस समय सेना और व्यापारियों की ओर से 7 तोपों को फायर किया जाता था, परंतु इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि 7 ही क्यों फायर किए जाते थे। पर जैसे जैसे विकास हुआ, समुद्री जहाज भी बड़े होने लगे और फायर करने वाले तोपों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी स्तर पर चलाने का काम शुरू किया और तब इनकी संख्या 21 थी। उन्होंने ब्रिटेन के शाही परिवार के सम्मान में तोपों को चलाया था और इसी घटना के बाद दुनिया भर में सलामी देने और सरकारी तौर पर खुशी मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी की रीत चल पड़ी। इसके बाद 1842 में अमेरिका में 21 तोपों की सलामी अनिवार्य कर दी गई और तकरीबन 40 साल बाद इस सलामी को राष्ट्रीय सलामी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम था। आपको बता दें, ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 की। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। आजादी से पहले भारत में राजाओं और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारत में अब गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रपति को हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सलामी के दौरान लगभग 2.25 सेकंड पर फायर किया जाता है। ये नियम राष्ट्रगान के समय को ध्यान में रखकर बनाया गया ताकि राष्ट्रगान के दौरान 7 तोपों से लगातार फायर किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।